वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेज़बान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है हदायत टीवी पे हर फ्राइडे की शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लेकर आपको इमिग्रेशन से मुतल्लिक़ मामलात पर मशवरे देता हूं, रहनुमाई करता हूं। काफ़ी सारे कॉलर्स लाइन्स के ऊपर। देखते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। जी वालेकुम सलाम। मैं रफाकत बोल रहा हूँ और मेरा एक सवाल है कि मैं 10 साल पे इंडेफिनेट करना चाहता हूँ पोस्ट पे ना, और मेरी बीवी का एक ही टाइम पर वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो उनके लिए मुझे कौन सा फॉर्म चाहिए? और उनका के 10 साल पे आप डिपेंडेंट को शामिल नहीं कर सकते, तो वो उनका होल्ड कर लेंगे अगर मैं पोस्ट पर उनका भी अप्लाई करूँ? जी मैं समझ गया आपकी कॉल का शुक्रिया। ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी वकील से मशवरा कर लें, क्योंकि उसमें 2 फॉर्म होते हैं, तो वो आपकी सिचुएशन देखकर आपको वकील एडवाइस करेगा कि आप कौन से फॉर्म पे अप्लाई करें। दूसरी बात ये भी है कि आप सेम डे, अगर 10 साल आप पूरे कर रहे हैं तो आप सेम डे पे चले जाएँ, चूँकि 10 साल की जो कैटेगरी है प्रीमियम सर्विस में भी है, तो आप सेम डे करवा लें, ज़्यादा अच्छा बजाय इसके कि आप लटके रहें। बहरहाल डाक के थ्रू अगर अप्लाई करें, आपकी दोनों अप्लीकेशन एक साथ जाएंगी, लेकिन किसी वकील को सारी बात बताकर मशवरा कर लें कि आपको 2 फार्मों में से कौन सा फार्म कंप्लीट करना है। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी ठीक, फरमाइए। मुझे सबसे पहले बड़ी ये खुशी होती है, आपको देखता हूँ मेरा दिल बाग बाग हो जाता है। मुख्तसर आपसे क्वेश्चन ये करूंगा कि प्लीज मुझे ये बताइए कि मैंने अपनी सिस्टर के लिए स्पॉन्सर किया था, मेरे डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट, जो रिक्वायरमेंट होती है वो मैंने पूरी की थी, लेकिन मेरी बहन को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, जिसकी एज 51 थी। वो कहते हैं कि उसका हमें उम्मीद नहीं है कि वो वापस वहां से आए, और उसका हस्बैंड चूंकि डाइड हो चुका है, और फिर उनकी बच्ची मेरे घर पे ब्याई हुई है, बहू है मेरी, तो उसका मैंने मेडिकल भेजा था कि इसको बेबी होने वाला 28 अगस्त को, तो प्लीज इसको आप दें। मैंने डॉक्टर का सारा उसका बच्ची का मेडिकल भेजा था, उसके बावजूद उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया। तो अब हम क्या, मैं या मेरी बहन को तो उन्होंने लेटर दिया कि हम आपसे मुतमईन नहीं है कि आप वापस आएंगी, आपकी क्या श्योरिटी है? तो उस बेचारी का तो वहां इतनी को प्रॉपर्टी या ऐसी कोई चीज नहीं जो वो कि उनको सर्टिफाई करती कि मेरी 50 लाख की ये प्रॉपर्टी है या बला बला। वो 2, 4, 8, 10 लाख का फ्लैट है और 2-3 लाख रुपए उसके बैंक में था। लेकिन मेरा इंटरव्यू लिया था, इमिग्रेशन वालों ने का टेलीफोन आया था मेरे घर पे, तो मैंने उनको सर्टिफाई ये किया था, मेरा बैंक में मेरा अपना पैसा 32,000 पाउंड है और मैं उसका सारा खर्चा हर चीज दूंगा, और वो मेरी सिस्टर है और उसका बच्ची का बेबी होने वाला है, एक तो इसलिए बुलाया और हमें भी मिल जाए। तो बस 15 से 20 मिनट का उसने मेरा इंटरव्यू लिया था, उसके बाद ये खत्म हो गया। तकरीबन कोई 10 दिन के बाद उसको बेचारी को लेटर दे दिया कि जी आपसे हम मुतमईन नहीं है, लिहाजा आपको हम वीजा नहीं देते। तो मुझे आया कुछ करना चाहिए या उसको कुछ करना चाहिए? अपील तो आप कर नहीं सकते मेरा जहां तक का ख्याल है, लेकिन आपका मशवरा है हमें, या उसे क्या करना चाहिए? प्लीज मुझे इसका जवाब दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में ये खाली आपकी कंप्लेंट्स नहीं है, बेशुमार और लोगों को भी कंप्लेंट्स हैं जो कि अपने माँ बाप को, बूढ़े माँ बाप को यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं। जैसे आपकी बहू अपनी माँ को इनवाइट करना चाहती थी, तो वो होम ऑफिस की जो गाइडलाइंस हैं, जो पॉलिसी हैं कि उनको वीज़ा तो मिलना चाहिए था, लेकिन होम ऑफिस वाले या एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर वहाँ से तसलसल के साथ ही एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो मकसद ये है कि लोगों को तंग करना है। असल में जब अपील का राइट इस सिलसिले में ख़त्म हुआ था, उस वक्त हमारी कम्यूनिटी की तरफ से कोई एहतजाज नहीं किया गया था, ना ही किसी ने कोई आवाज़ उठाई थी। लिहाजा उन्होंने पहले तो दोस्त अहबाब की जो अपील थी वो ख़त्म कर दी, फिर ब्राल्ट्रेशन की अपील का राइट वो ख़त्म कर दिया। पहले इसको रेक्टिफाई कर सकते थे कि अगर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाए तो आप इसको अपील में रह जाते थे, अपील में कम से कम जज आपकी बात सुन के फैसला करता था। अब वो रास्ता भी ख़त्म हो गया। अब आपके सामने 2 ऑप्शन रहे हैं। एक ऑप्शन ये रहा है कि आप ट्राई करें कि आप MP के पास जाकर मिलें, MP को सारी बात बताएं, वो इसमें इंटरवीन करे, तो वो फिर इमिग्रेशन वालों को या एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को वहाँ पर लिखेगा, तो वो फिर शायद एडवाइस करेंगे कि या तो दोबारा एप्लीकेशन करें या हम वीज़ा नहीं देते। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ये है कि आप इसको हाई कोर्ट में भी ले जा सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाई कोर्ट से भी विन करने के चांसेस कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, चूँकि वहाँ पे तो हेयरिंग होती नहीं है, सिर्फ वो पेपर देकर हाँ या ना में फैसला करते हैं, तो ज़्यादातर वहाँ से भी मुस्बत फैसले नहीं आ रहे हैं। तो बहरहाल इस सिलसिले में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी तो यही होती है कि अगर लोगों में से कुछ लोग खड़े हो जाते और कम से कम पार्लियामेंट के सामने जाकर प्रोटेस्ट करते कि हमारे पेरेंट्स को आने का अपील का राइट मिलना चाहिए, तो लेकिन वो हमारा आदमी कोई करने को तैयार नहीं है। तो बहरहाल आप एक MP के साथ जाकर मिलें और दूसरा जुडिशल रिव्यू के बारे में कंसीडर करें। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। जी फरमाइए। जी सर, आई वाज ऑन स्टूडेंट वीजा एंड आई ओवरस्टेड बाय 1 ईयर। Yeah, and I'm living with my EU partner, yeah? And just want to ask you, is there any solution that I can get married?
Thank you for your call. Basically, yes, if you want to marry, it is possible. Basically, if you make any application to the Home Office for your leave to remain on the basis of your partnership, and after that, once they accepted your application, you can register the marriage. But unfortunately, you won't be coming in the immigration rules. So that's the reason there's no guarantee that you are going to get leave to remain here on the basis of your marriage or your partnership. Best thing is just go to a solicitor and take advice from them. Thank you for the call. नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, मैं मैनचेस्टर से फ़ोन कर रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है, वो यहाँ आया है, उसको तकरीबन 6 साल हो चुके, स्टूडेंट वीज़े पे वो यहाँ आया था। अभी वो जो है वो पिछले 2 साल से जो है वो उसका किसी लड़की के साथ ताल्लुक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह रहा है वो, तो उसका क्या हो जाता है? उसका पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुका है, उसका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है। जी, जी मैं समझ गया। असल में ये बात ध्यान में रखें कि एक आदमी जो इमिग्रेशन रूल्स की खिलाफ वर्जी करता है, जैसे उसका वीज़ा ख़त्म हो गया, उसने वीज़ा एक्सटेंशन नहीं करवाया, इस वक्त इलीगल तरीके से रह रहा है, ऐसे लोगों को होम ऑफिस वाले इनकरेज नहीं करते हैं कि उनको आइंदा वीज़ा दें। ये इसी तरह हुआ जैसे कि एक आदमी ने एक दिन बैंक लूटने की कोशिश की, दूसरे दिन कहते हैं जी आपके पास कैशियर की वैकेंसी है, मुझे नौकरी दे दें। तो बहरहाल पार्टनरशिप की बेस पे वो अगर एप्लीकेशन करना चाहे तो कर सकता है। अगर उसकी शादी भी हो जाती है तब भी उसको कहेंगे कि आप अपने कंट्री में चले जाएँ, वहाँ से वीज़ा लेकर आएँ, उसने ओवरस्टे नहीं होना चाहिए था। तो बहरहाल पार्टनरशिप की बुनियाद पर अगर एप्लीकेशन करना चाहे तो वो कर सकता है। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। क्या आप मुझे सुन सकते हैं सर? जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, फरमाइए। अच्छा जी, मैंने ये पता करना था, मैं विजिटर वीजे पे यहाँ आया हूँ, मैंने कल वापस जाना है। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टाइम मल्टीपल अप्लाई करने की सोच रहा हूँ 2 साल का। तो अगर मेरा वो लग जाता है तो मुझे इंटरवल कितना चाहिए? मैं नेक्स्ट टाइम कब अप्लाई कर सकता हूँ और कब यहाँ पे आ सकता हूँ? अभी आप यहाँ कितना अर्सा रहे हैं? मैं 12 वीक्स। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप एनी टाइम अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। तो आप 2 साल का अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो 6 महीने का वीज़ा था ये भी मल्टीपल था, यानी इसमें आप आ जा सकते थे जितनी बार आप चाहते। तो आइंदा अगर 2 साल का देना चाहें, अप्लाई करना चाहें, दरख्वास्त देना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। तो सिर्फ उसमें एक शर्त होती है कि आप यूके में 6 महीने से ज़्यादा नहीं रहेंगे, 2, 4, 6 वीक रहकर वापस चले जाएंगे। अब मेरे ख्याल में महीने 2 महीने बाद अगर एप्लीकेशन करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है। आप कल भी अगर एप्लीकेशन यहाँ से जाते हैं, परसों एप्लीकेशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा एक मसला है, मेरा असलम 2004 से चल रहा था। ठीक। तो उसके बाद मैंने अपनी मैरिज की, मेरा 7 साल का बेटा भी हो गया। ठीक। तो तकरीबन 1 साल हो गया, मैंने अपने डॉक्यूमेंट बेटे के जो है ना वो पासपोर्ट की कॉपी और सारा कुछ उधर जाके ना जमा करवा दिया था। ठीक। तो अभी तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। तो मैं सैन उनके लिए भी जा रहा हूँ, तब से जब से मेरा असैलम लगा तब से मैं सैन भी कर रहा हूँ। तो आपका असैलम का फैसला हुआ था? कोई नहीं हुआ था। असैलम की मेरी एक अपील रहती थी जो फ्रेश एप्लीकेशन है। आपका असैलम कैसे रिफ्यूज हो गया था? हाँ, रिफ्यूज हो गया था। तो बच्चे के बेस पे जो एप्लीकेशन की उसकी आपने फी पे की है कि नहीं की है? नहीं, मैंने फी पे नहीं। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में आपकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग ही नहीं है। होम ऑफिस में आपका केस पेंडिंग समझा जाता है, चूँकि उन्होंने आपको ना तो ब्रिटिश नेशनलिटी दी है ना ही आपको यहाँ से डिपोर्ट किया, लिहाजा वो तो आपकी फ़ाइल बंद नहीं करेंगे, उसको पेंडिंग ही माना जाएगा। लेकिन आपके जो असाइलम एप्लीकेशन थी वो रिफ्यूज़ हो गई थी, अपील का राइट आपने एग्जॉस्ट कर लिया था, वो कोई केस पेंडिंग नहीं है। और बच्चे के बेस के अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते थे उस सिलसिले में फ़ी पे करना पड़ती है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करके फिर एप्लीकेशन देना पड़ती है। तो मुझे लगता है कि आपकी कोई एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है, तो ज़्यादा बेहतर है किसी वकील से जाकर मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मतलब मैंने पूछना था कि मैं 2006 से इस कंट्री में स्टूडेंट आया था और 2009 में मेरी फैमिली आ गई थी ना एज ए डिपेंडेंट, और 2012 के एंड में मैं ओवरस्टेयर हो गया था और 2015 में असाइलम केस डाला था और उसके कहते हैं जो कि रिफ्यूज हो गया था और 2 वीक पहले उसकी हियरिंग थी। तो हियरिंग के दौरान कोई ऐसा कोई होम ऑफिस ने ना कोई क्वेश्चन पूछा कोई खास, और ना ही कोई जज ने सिर्फ ये पूछा कि बच्चों की एजेस क्या है। 3 बच्चे थे और तीनों की उसने ना एजेस पूछी हैं, और मतलब
तो अभी क्या चांसेस लग रहे हैं और कितने दिनों में आ जाता है ये कोर्ट का फैसला? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। मुझे तो पता नहीं, मुझे तो आपका नाम भी पता नहीं है, मुझे क्या पता आपका जज क्या फ़ैसला करेगा। बहरहाल जो भी हेयरिंग आपकी हो गई है वो हो गई है, अपने जज ने इसका फ़ैसला करना है, तो तकरीबन आप समझें 8-10 दिन में या 10-12 दिन में इस केस का फ़ैसला करके आपको भेज देता है। तो जस्ट इंतज़ार करें कि जज क्या फ़ैसला करता है। वैसे आपको आइडिया हो जाता है हेयरिंग वाले दिन जज के जो एटीट्यूड से आपको आइडिया हो जाता है कि फ़ैसला क्या होने वाला होता है। तो बहरहाल इंतज़ार करें, तो मेरे ख्याल में और वीक 10 डेज़ में आपका डिसीजन आ जाएगा। तो उसके बाद अगर आपको स्टे मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो इसको आप आगे कोर्ट में भी ले जा सकेंगे। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी आप बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे ये पूछना था कि मुझे इंडिया से हमारे बच्चे नहीं है, तो मुझे इंडिया से बच्चा गोद लेना है, तो मैं कोई सलाह दे सकते हो आप? आपके अपने बच्चे हैं? जी नहीं है। कितने अरसा हो गया आपकी शादी को? जी 12 साल। तो यहाँ से कोई बच्चा नहीं है? नहीं है। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें आसान तरीका ये है कि आप लोकल सोशल सर्विसेज से कांटेक्ट करें, तो उनको बताएं कि आपकी ये इंटेंशन है कि आपका बच्चा नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो आप बच्चे को लाना चाहते हैं। वो फिर आपके आएंगे आपके घर पे, आपकी रिपोर्ट करेंगे, आपका सारी चीज़ चेक करके फिर एक रिपोर्ट देंगे। उसके बाद आप इंडिया से जाकर अडाप्ट कर सकती हैं। तो आप लोकल जो सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट है उनसे कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि उनकी रिपोर्ट बनने में काफ़ी देर लग जाती है। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हाँ जी मलिक साहब, मुझे आपसे पूछना था कि मेरा जो ना एम्प्लॉयर का वो लाइसेंस कैंसिल हो गया और मेरे को 60 डेज का जो नोटिस आया था उसको भी तकरीबन वो भी अगले वीक तक फिनिश होने वाला है। तो आपको आए हुए कितना अर्सा हो गया है? मेरे को 10 साल होने में 3 महीने। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आप ठीक है, पहली बात यह है कि आप इमीडिएटली लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर लें इमीडिएटली। अगर वो नहीं पास किया तो आप प्रॉब्लम में पड़ गए, अगर पास किया तो अच्छी बात की। उसके बाद ये करें कि एप्लीकेशन कर दें आउटसाइड ऑफ इमिग्रेशन रूल्स, तो ये एप्लीकेशन आपकी चलेगी महीना 1.5 महीना 2 महीने तक इसको चल जानी चाहिए। उसके दौरान इसको विड्रा करके आप 10 ईयर्स की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त ये होती है कि आपने इंग्लिश टेस्ट और लाइफ इन यूके टेस्ट पास किया हो। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। हेलो मलिक साहब, मैंने अभी एक स्पीच सुना था जो नई प्रधानमंत्री बनी है, तो हेलो जी बात करें। हेलो, जो नई प्रधानमंत्री बनी उन्होंने एक स्पीच दिया था जो लीगल लोग हैं उसके बारे में कुछ करने का, ऐसा कुछ उसने बोला था क्या? वो ऐसी अफवाह है लोगों की। किसने बोला था? नहीं, जो नई प्रधानमंत्री है उसने कुछ स्पीच निकाली बोली होगी ऐसा करके, भी जो लीगल लोग हैं उसके बारे में कुछ सोचा जाएगा, उसको कुछ स्टेप वगैरह दिया जाएगा। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में एमनेस्टी निकलती रहती थी इस गवर्नमेंट के आने से पहले, हर 5 साल 6 साल के बाद कोई ना कोई एमनेस्टी ज़रूर निकलती थी, लेकिन इन्होंने पिछले 10 साल से कोई एमनेस्टी नहीं निकाली है। तो उसके बारे में काफ़ी सारी डिमांड्स चल रही हैं, लोग कह रहे हैं कि एमनेस्टी निकालें। अब ये जो यूरोपियन यहाँ पे हैं, जो यूरोपियन सिटीज़न यूके में रह रहे हैं, ये तकरीबन 30 लाख के लगभग यूरोपियन सिटीज़न यहाँ पे रह रहे हैं। तो इनके बारे में गवर्नमेंट को फ़ैसला करने वाली है, 2-3 महीने में इनके बारे में फ़ैसला करेगी, इनके बारे में क्या किया जाएगा। या तो इनके लिए कोई वर्क परमिट की स्कीम खोली जाएगी या इनको एमनेस्टी दे दी जाएगी। बहरहाल कोई ना कोई फ़ैसला करेंगे। उस वक्त चांसेस हैं कि जब इनके लिए कोई फ़ैसला करेंगे तो उसमें शायद हमारे लोग भी आ जाएंगे। तो 2-3 मंथ तक देखें क्या होता है। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। मुझे लगता है कि ये कॉल ड्रॉप हो रही है, तो देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्रोग्राम लगा मैंने डायरेक्ट उसमें कॉल करनी थी, मैंने क्वेश्चन पूछना था। जी बिल्कुल, आप आने रहे, फरमाइए। जी मैंने ये पूछना था कि मैं यहाँ पे स्पाउस वीज़ा पे हूँ और अभी मैंने अप्लाई करना है दोबारा रीन्यूअल के लिए। उसके लिए मैंने जो सा यहाँ पे पहले मैंने आइट्स किया था जो कि मेरा एक्सपायर हो गया है, और अब जो सा है मैंने ईसोल किया है, ईसोल लेवल 3। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये मेरा ईसोल लेवल 3 यहाँ पे इस वीज़ा के लिए अप्लाई करेगा या मुझे दोबारा आइट्स करना पड़ेगा? इसके बारे में ज़रा प्लीज़ मुझे बताइएगा। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। ज़्यादा बेहतर है कि आप ट्रिनिटी कॉलेज से एक कोर्स है वो कर लें, या आइल्स कर लें या ट्रिनिटी कॉलेज से कोर्स कर लें। ये जो आइल्स है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो कहीं भी जो कॉलेज ट्रिनिटी कॉलेज इनकी ब्रांचेज हो, हम आपके अप्रूव्ड कॉलेज है, तो उनके चले जाएँ, उनको बता दें कि मैंने टेस्ट देना, तो आपका टेस्ट लेकर आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हुई। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए।
हाँ जी, वो मलिक साहब मैं आपका सुन नहीं पाया, मैंने आपसे अभी क्वेश्चन किया था, वो मेरे एम्प्लॉयर का लाइसेंस कैंसिल हो गया, मुझे 10 साल होने में 3 महीने हैं। आपने बताया था जो मैंने लाइफ इन यूके टेस्ट तो मैंने कर लिया है, मुझे ये पूछना था कि मेरे को वो सोलिसिटर कह रहा है कि FLR FP की एप्लीकेशन आपकी 3 महीने चल जाएगी, पर मैंने जो इंटरनेट फोन वगैरह में पढ़ा है वो देख रहे हैं कि उसमें से 1-1.5 महीने में वो रिजेक्ट करके FLR FP का भी रिप्लाई भेज रहे हैं आजकल। वो देख रहे हैं ना जिनके 10 साल पूरे होने वाले हैं उनको जल्दी रिप्लाई भेज देते हैं। तो आपके उससे कौन सी एप्लीकेशन करनी चाहिए, FLR FP या कोई और करनी चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। ये बड़ा आपको डिपेंड है कि आप एप्लीकेशन कर दें, FP एप्लीकेशन ही कर दें, उसके बाद वेट करें, देखें आपके बायोमेट्रिक्स कब होते हैं। चूँकि बायोमेट्रिक्स के लिए जब चिट्ठी आती है तो उसमें आपको टाइम मिलता है, तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। लेकिन ये मेक श्योर करें कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ ना होने पाए। आप एप्लीकेशन को 10 दफ़ा वेरी कर सकते हैं। अगर एक एप्लीकेशन आपने भेजी तो 2 महीने के बाद या 15 दिन के बाद उसको विड्रा करके वेरी करके दूसरी एप्लीकेशन डाल सकते हैं, उसको विड्रा करके तीसरी कर सकते हैं। तो ये मेक श्योर करें। अगर होम ऑस्ट्रेलिया कोई डिसीजन नहीं कर पाते हैं तो आपको 10 साल पूरे हो जाते हैं, तो फिर वो बाउंड है कि आपको यहाँ रहने की परमिशन दे दें। लेकिन एक दफ़ा अगर वो उन्होंने फैसला कर दिया 10 साल का, या आपकी FP की एप्लीकेशन या कोई एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी 10 साल से पहले, तो फिर इसका आपकी लॉन्ग जो रेजिडेंसी की एप्लीकेशन उस पर असर पड़ेगा। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। गुड इवनिंग मिस्टर मलिक साहब। जी गुड इवनिंग। जी मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने पहले 7 ईयर पॉलिसी के अंदर बच्चे का केस डाला था फैमिली का, तो जो हमें हर स्टेज पे रिफ्यूजल्स मिलने के बाद फिनिश हो गया। सेकंड टाइम हमने सिर्फ बच्चे का 5 ईयर स्टेटलेस पॉलिसी पे भेजा, वो भी अब रिफ्यूज हुआ है, जिसको हम विद इन 3 मंथ्स कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन उस दौरान कि हमारा बच्चा 3 मंथ आफ्टर 10 ईयर्स का हो जाएगा, तो हम चाहते कि कोर्ट जाने के बजाय हम सीधा 10 ईयर्स वाला अप्लाई कर दें। तो उसमें मुझे आपसे पूछना है कि उसमें हमें कुछ ऐसा इंडियन हाई कमीशन या ऐसा कुछ देना पड़ेगा उनको कि उसके क्या पेपर वर्क होगा? प्लीज थैंक यू बताएं। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में अगर आपने बच्चे के साथ 7 साल पूरे कर लिए थे तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी, आपने उसी को आगे कोर्ट में ले जाना था, वहाँ से आपके चांसेस थे कि आपका केस विन हो जाता। तो अब बहरहाल अगर वो नहीं किया तो अपनी गलती किया, लेकिन अब फिर अगर चाहें तो 7 साल की बुनियाद पर दोबारा फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बच्चा जब 10 साल का हो जाएगा तो आप बच्चे की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका केस स्टिल लटका रहेगा क्योंकि आपने कोई एप्लीकेशन नहीं की हुई है। तो बहरहाल बच्चा जब 10 साल का हो जाए तो बच्चे के जितने भी पेपर होते हैं वो लगाकर उसकी नेशनलिटी के लिए आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करनी थी अपनी फैमिली के बारे में, तो क्या मैं आपको किसी और टाइम पे कॉल कर सकती हूँ? मैंने अब कॉल किया था लेकिन आप मिले नहीं थे, मैंने बर्मिंघम में कॉल की थी। तो आप अपने बारे में पूछना चाहती हैं? अपनी और अपनी फैमिली के बारे में कुछ। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलर्स आप समझे सैकड़ों की तादाद में होते हैं, अगर हज़ारों की तादाद में नहीं फ़ोन के ऊपर करते रहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए कि यहाँ आपके करें। तो बहरहाल आप ऑफिस में अगर रिंग कर सके एडवाइस ले सकती हैं, या फिर थ्रू वेबसाइट भी आप कांटेक्ट कर सकती हैं, तो वहाँ पे एक पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। ये सर मैंने पता करना था, इमिग्रेशन एडवाइस आपसे लेनी थी। जी। तो मेरा बच्चा पैदा हुआ है पाकिस्तान में, तो मेरे पास इंडेफिनेट था, अभी मेरे पास ब्रिटिश नेशनलिटी है। ठीक है। तो क्या मैं उसके लिए ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? जी नहीं। अच्छा, तो क्या प्रोसीजर होगा? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आपकी ब्रिटिश नेशनलिटी के बाद बच्चा पैदा होता तो फिर उसकी ब्रिटिश नेशनलिटी आप एप्लीकेशन कर सकते थे। आप यही है कि जब उसकी माँ यूके में आएगी तो उस वक्त आप बच्चे को और माँ दोनों को ला सकेंगे। उसमें शर्त यह कि आपकी जो इनकम है वो 22,400 पाउंड सालाना से ज़्यादा होनी चाहिए और आपकी वाइफ ने इंग्लिश टेस्ट पास किया हो। ये अगर 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो फिर आप उनको यहाँ पर ला सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी जी आप बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब मैंने आपसे ये पता करना है कि जो 7 इयर्स वाला रूल है, ये कॉलेज भी कोई बताते हैं कि इनको रिफ्यूज कर देते हैं, इवन अगर वो आफ्टर 7 इयर्स के भी अप्लाई करें तो ये वाकई ये पहले रिफ्यूज ही कर देते हैं, ये वो वीजा भी दे देते हैं किसी किसी को अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस के?
तो फिर कोर्ट में फिर कितना टाइम लग जाता है और कितना चांस होता है कि ये मिल जाता है कोर्ट से 7 ईयर्स की? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में कानून तो बन गया था कि 7 साल वाले बच्चों को जो फैमिली यहाँ पे रहे उनको यहाँ परमिशन मिल जाइए, लेकिन इस गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है, होम ऑफिस की पॉलिसी है कि इमिग्रेंट्स को तंग किया जाए, तो वो बस तंग करने के लिए डिसीजन करते हैं जो कि गैर कानूनी होते हैं। तो बहरहाल कोर्ट में आप इनको चैलेंज कर सकते हैं, तो बाज़ का तो वहाँ भी जजेस की मर्ज़ी पे होता है, बाज़ का तो कर देते हैं, बाज़ का नहीं कर देते हैं, लेकिन इवेंचुअली उनको स्टे मिल ही जाता है। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। शाह जी मैं ना 2010 में आया था। 2012 में मैंने पोर्टुगीज लड़की से मैरिज की थी। ठीक है। तो मेरे को वीजा मिला था 2014 में। ठीक है। जून में। तो मैं अपनी इंडेफिनिट कब अप्लाई करूंगा? मेरी मैरिज के 5 साल के बाद या मेरे वीजे के 5 साल के बाद? आपकी मिसेज यहाँ फुल टाइम काम कर रही हैं? ये फुल टाइम काम करती है वो। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। जब आपकी मैरिज हुई थी वहाँ से जब आपको 5 साल पूरे हो जाएं तो आप अपने इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपकी वाइफ ने यहाँ फुल टाइम काम किया हो। एक बात। दूसरी बात ये मेक श्योर करें कि आपकी वाइफ ने खुद यहाँ पे रेजिडेंसी ली है कि नहीं ली है। अगर उसने नहीं लिया अपना रेजिडेंट परमिट तो उसके लिए आप अप्लाई कर दें। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो सत श्री अकाल मलिक साहब। जी सत श्री अकाल। हाँ जी मलिक साहब मैं पूछना सी मेरी फ्रेंड आ ओदी ना बेटी 7.5 ईयर दी हो गई है। ठीक है। ते ओदी 27 जुलाई ਨੂੰ हेयरिंग सी हाई कोर्ट ਵਿੱਚ। ठीक है। ते ओदा हाले कोई जवाब नहीं आया। नहीं अगर उन्हें जी एप्लीकेशन की थी ऐसी 7 साल पूरे होने बाद की थी या 7 साल? नहीं एप्लीकेशन की थी 3 साल हो गए आ ते हेयरिंग हो गई है, हेयरिंग का कोई जवाब नहीं आया। ठीक है जी ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। और हेयरिंग का जवाब भी ना भी आएगा क्योंकि ਜਦੋਂ उन्हें एप्लीकेशन की है तदों 7 साल पूरे नहीं होए सन। इस वजह के नाल होम ऑफिस का डिसीजन सी वो सही सी, तुम अगे उसको कोर्ट च लै गए हो तो जज भी यह कहेगा कि होम ऑफिस का फैसला सही सी। इसका हल ये सी कि जदों बच्चे दे नाल 7 साल पूरे हो गए सन तदों न्यू एप्लीकेशन करनी चाहिए सी। तो हुण भी वेट करो, वीक 2 विच तुहानूं हाई कोर्ट चों अगर ना हो जाना है तो फिर तुसी न्यू एप्लीकेशन 7 साल ही बेस पे पा दियो। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। हेलो जी जी आप टीवी की आवाज कम कर दें। जी जी आप बात करें। जी जी हेलो जी हेलो जी आप टेलीफोन पर बात करें, टीवी ना देखें। जी जी फोन पे बात कर रहा हूँ जी मैं। जी हेलो करें, आपने क्या पूछना है? जी सर मेरा सवाल ये है कि मेरे जो बेटा वो अभी 6.5 साल का हो रहा है इस नवंबर में, और मेरा उस टाइम पे वीजा खत्म हो रहा है, स्टूडेंट वीजा मेरी वाइफ का। तो जैसे 6 मंथ बाकी हैं तो उसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए? जी आपकी कॉल का शुक्रिया। आपको खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा क्योंकि उसमें ये है कि आप एप्लीकेशन तो कर सकेंगे लेकिन वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाएगी, तो उसको आगे चाहेंगे तो कोर्ट में आप उसको ले जा सकेंगे। तो लेकिन जब बच्चा 7 साल पूरे कर लेगा तो फिर आपको एक न्यू एप्लीकेशन करना पड़ेगी, क्योंकि वो जो 7 साल का रूल है उसमें लिखा हुआ है कि जो इस कानून के तहत फ़ायदा उठाना चाहेगा तो उसे न्यू एप्लीकेशन 7 साल पूरे होने के बाद ही करना पड़ेगी। तो आप देख लें, अगर स्टूडेंट एक्सटेंशन देख कर सकते हैं तो वो करें, अगर नहीं हो सकता तो फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। लेकिन आजकल आपको पता है होम ऑफिस की फ़ी जो है वो 1311 पाउंड एक आदमी की फ़ी है, तो इसका मतलब 3-4 हज़ार पाउंड तो आपको ये निकल जाएगा, फिर 3-4 हज़ार 6 महीने के बाद निकलेगा। तो बहरहाल आपने किसी वकील से भी मशवरा कर लें। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो हाँ जी भाजी, मेरा ना कज़न इतने स्पाउस आया सी ते उन्हें अपना टाइम पूरा होने तो बाद इंडेफिनेट दी एप्लीकेशन ला दी, तो उन्होंने इंडेफिनेट ਉਹਦੀ रिजेक्ट करती। कहते उन्होंने एक पुलिस क्वेश्चन हुई सी साल पहला, तो उन्होंने वो कहते कि तुहानू 2 साल एटलीस्ट 2 साल बाद तुसी अप्लाई करियो, 2 साल जब तक तुहाडी पुलिस क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंदी तुसी इंडेफिनेट नहीं दे सकते। उन्होंने रिजेक्ट करता। तो इदा कोई रूल है पुलिस क्वेश्चन का? मैं तो किते पढ़िया नहीं, पॉलिसी गाइडेंस पूरी पढ़ चुका, तो किते लिखा नहीं कि पुलिस क्वेश्चन होए तो तुहानू 2 साल तक नहीं असीं दे सकते वीजा इंडेफिनेट। तो इन्हें डिक्लेयर किया सी कि नहीं किया सी? हाँ जी हाँ जी डिक्लेयर किया सी उन्हें। ठीक है जी, ਤੁਹਾਡੀ कॉल का शुक्रिया। असल क्वेश्चन कोई कन्विक्शन नहीं होनी है तो ये एप्लीकेशन रिफ्यूज़ नहीं से कर सकते। तो बहरहाल इसको तुसी आगे चाहो तो आगे कोर्ट दे विच लै जाओ, क्योंकि कुछ अर्सा पहले तक भी कानून से कि अगर किसी को क्वेश्चन हो जाए उसको नैशनलिटी से भी असर नहीं पैंदा सी। हुण वो नैशनलिटी से असर पैंदा है, लेकिन क्वेश्चन तो एप्लीकेशन अगर रिफ्यूज़ की है तो होम ऑफिस ने गलत फैसला किया है। तो रोज़ाना अजकल इस तरह के गलत इलीगल फैसले कर रहे हैं। तो बहरहाल इसको आगे कोर्ट दे विच लै जाओ। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शकील बात कर रहा हूँ। मुझे सवाल पूछना था कि मेरी मिसेस का इंडेफिनेट है, मेरे पास डच पासपोर्ट है,
बच्चों के पास भी है, लेकिन उसी ब्याह पर इंडेफिनेट लगा था उनका। तो आप क्या सोचते हैं कि आगे क्या करना चाहिए उनको? 1 साल से ज्यादा हो गया इंडेफिनेट लिए हुए भी, तो शी गॉट द राइट टू गेट द नेशनलिटी, और हमारा सिलसिला क्या होगा? तो आपने अपना रेजिडेंट परमिट लिया था कि नहीं लिया था? नहीं जी, मैंने कुछ नहीं, क्योंकि जब मैं आया था 9 साल पहले, 8-9 साल पहले, तो उन्होंने कहा जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने पिछले 5 साल काम किया है? मैं तो यहाँ पर जब से आया हूँ काम कर रहा हूँ, सिर्फ लास्ट ईयर से अब नहीं कर रहा क्योंकि मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया, मैं समझ गया। पहली बात यह कि वाइफ लाइफ इन यूके टेस्ट पास करने और इंग्लिश टेस्ट पास करके नेशनलिटी के लिए जितना जल्दी हो सके वो अप्लाई कर दें, पहली बात यह कि। दूसरी बात यह कि आपके बच्चे अगर कोई यूके में पैदा हुए थे तो उनकी आप ब्रिटिश नेशनलिटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा, आप किसी वकील से मशवरा करें कि आप अपने परमानेंट सेटलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कॉल का शुक्रिया। इसके साथ ही टाइम हुआ एक ब्रेक का। प्लीज़ आप टीवी देखते रहिएगा, ब्रेक के उस पर आपसे फिर मिलते हैं, आपके सवालों का जवाब देते हैं।